वेलकम टू मेडिकल मैविन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज डिस्कस करते हैं एनजी कॉन टेस्ट नंबर 4 इंग्लिश पोर्शन, जिसका सिलेबस है पंक्चुएशन, इन्फिनेटिव्स, जिरंड एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो एमसीक्यूज में जाने से पहले डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। अगर हम बात करें पंक्चुएशन की, तो पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, एंड दे आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, क्लेरिफाई मीनिंग एंड सेपरेट आइडियाज। अगर हम बात करें इन्फिनेटिव्स की, तो इन्फिनेटिव्स आर एक्चुअली टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस वी वन। ओके, और इनका मकसद क्या होता है, तो दे आर एक्चुअली यूज टू एक्सप्रेस द पर्पज, इंटेंट और पोस्ट एडजेक्टिव एक्शंस। आगे हम सीक्यूज में इनको डिस्कस करेंगे। और अगर हम जिरंड्स की बात करें, तो जिरंड्स आर एक्चुअली द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड दे फंक्शन एज नाउन। ठीक है, दे कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, दे कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस की बात करें, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि थॉट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दैट शो लॉजिकल रिलेशनशिप्स लाइक कॉज एंड इफेक्ट और कंट्रास्ट बिटवीन क्लॉजेस। वर्ड्स लाइक देयरफॉर, हाउएवर, नेवरथलेस, तो इस तरह के अल्फाज यूज होते हैं। अगर हम जिरंड की बात करें, तो फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। अगर हम इन्फिनेटिव्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल टू ईट। ठीक है, तो ये तो इनकी बेसिक डेफिनेशंस हो गए और बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू 163, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन फॉर डायरेक्ट स्पीच। तो अब यहाँ पर हमने करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस सेलेक्ट करना है। तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, जो कि स्पीकर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शी सेड, तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। एंड द सेकंड वन इज द रिपोर्टेड क्लॉज, जो कि कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज हुआ होता है, और इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन जो है ना, तो वो हम लिखते हैं। ठीक है, आई एम कमिंग, ये कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज होता है, एंड दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। अब याद रखें, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है डायरेक्ट स्पीच का, तो सबसे पहले आएगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा आएगा, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स। ठीक है, और कोटेशन मार्क्स में जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो उसका जो पहला लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई, तो ये कैपिटल होगा हमेशा। और जब सेंटेंस खत्म हो जाए, तो आखिर में फुल स्टॉप आएगा, लेकिन ये फुल स्टॉप कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर देख के हम ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो अगर इनमें देखा जाए, तो जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया इसके मुताबिक बन रहा है। शी सेड, उसके बाद कॉमा, एंड देन आफ्टर दैट कोटेशन मार्क्स स्टार्ट हुए हैं, आई कैपिटल, एम कमिंग, और उसके बाद फुल स्टॉप, और देन द क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, तो वो कुछ इस तरह आएगा, शी सेड दैट शी वॉज कमिंग। अब यहाँ पे जो कॉमा है, जो कोटेशन मार्क्स है, वो खत्म हो जाएंगे, और उसकी जगह दैट आ जाएगा। और अब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, तो ये इस लड़की के बताए हुए अल्फाज होंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, एमसीक्यू 164, द रोड वाज ब्लॉक्ड, सेमीकोलन, डैश, कॉमा, वी हैड टू टेक अनदर रूट। तो अब यहाँ पे हमने एक ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करना है, जो कि इन दो क्लॉज को रिलेट करेगा, लेकिन दैट विल बी अ कंट्रास्ट रिलेशन। क्यों? बिकॉज द रोड वाज ब्लॉक्ड, तो हमने क्या किया, एक दूसरी रूट ली। जो रोड ब्लॉक था उसको छोड़ के हमने दूसरा रूट, दूसरा रास्ता इख्तियार किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन, तो फॉर एग्जाम्पल और इन एडिशन तो नहीं आ सकते, या नेवरथलेस आएगा, और या देयरफॉर आएगा। नेवरथलेस मोस्टली जो है ना, तो सिमिलरिटी वाले सिचुएशंस के लिए यूज होता है, यानी इसमें कंट्रास्ट नहीं आता। अब अगर इस तरह होता कि द रोड वाज ब्लॉक्ड, नेवरथलेस वी वॉकड ऑन दैट रूट, या वी टुक दैट रूट, तो फिर ठीक होता, फिर नेवरथलेस ही आता। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्होंने रूट को चेंज किया हुआ है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी देयरफॉर। द रोड वाज ब्लॉक, देयरफॉर वी हैड टू टेक अनदर रूट। अब इसके साथ एक और अगर मैं एमसीक्यू लिखवाऊं नेवरथलेस के लिए, तो ये इस तरह हो जाएगा, द रोड
was blocked. The road was blocked. Nevertheless, we decided to drive right through the obstacle clearance zone anyway. तो अब यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है वो नेवरलेस ही आएगा, देयरफॉर नहीं आएगा, क्योंकि जो रोड ब्लॉक था तो उसी रास्ते पे फिर भी हम चलने लगे। ठीक है। MCQ 165, द कॉफी इज टू हॉट डैश राइट नाउ। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि जो इन्फिनेटिव है तो ये हमारे पास पोस्ट एडजेक्टिव एक्शंस के लिए भी यूज होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस है, द कॉफी इज टू हॉट डैश राइट नाउ, तो टू प्लस हॉट, हॉट इज एन एडजेक्टिव हियर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव यूज करेंगे, तो दैट विल बी ऑप्शन सी, टू ड्रिंक। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। ठीक, ये आप अपने साथ नोट कर ले। इसके साथ मैं आपको एक और एमसीक्यू भी लिखवा सकता हूँ, दैट इज द कॉफी इज हॉट इनफ फॉर डैश राइट नाउ। तो अब यहाँ पे टू ड्रिंक नहीं आएगा बल्कि ड्रिंकिंग आएगा। ठीक, यहाँ पे जो ड्रिंकिंग है ना, तो दिस इज एक्चुअली अ चिरंड ऑब्जेक्ट। MCQ 166, I look forward to dash you at the reunion। तो मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ए ऑप्शन है इसको करेक्ट कर ले, बट इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। जब भी हमारे पास लुक फॉरवर्ड टू आ जाए तो इसके बाद हमारे पास क्या यूज होगा, दैट विल बी अ gerund। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है। यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं होगा, बल्कि हमेशा जो है तो जिरंड यूज होगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा सीइंग। ठीक, एमसीक्यू इस तरह भी हो सकता है, अगर मेरे पास आ जाए आई लुक फॉरवर्ड टू द पार्टी। ठीक है, यानी लुक फॉरवर्ड टू के बाद नाउन भी आ सकता है और जिरंड भी आ सकता है। सेंटेंस को देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि अब आप नाउन यूज करोगे या फिर जिरंड यूज करोगे। ठीक है। इस तरह जो है ना, तो एक और एमसीक्यू भी हो सकता है, आई होप डैश यू एट द रियूनियन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आई होप टू सी यू। ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो हम जिरंड यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर कि जब भी हमारे पास होप आएगा तो इट विल ऑलवेज टेक एन इन्फिनेटिव। नोट दिस डाउन। MCQ 167, which sentence is punctuated correctly with no commas place। तो commas place का मतलब ये है कि हमने कॉमा की रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी है, जिससे हमारे पास जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कॉमा की रॉन्ग प्लेसिंग को हम कॉमास प्लेस कहते हैं। ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो द एग्जाम वाज डिफिकल्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड। तो अब देखिए जो हमारे पास द एग्जाम वाज डिफिकल्ट और मोस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड है, तो ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। इनको अकेले कभी भी कॉमा सेपरेट नहीं कर सकता। अगर आपने इनको कॉमा के साथ सेपरेट करना है तो कॉमा के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, फैन बॉयज। इनमें से कोई ना कोई लाजमी आएगा, तो तभी हमारे पास जो कॉमा है तो वो करेक्ट होगा। अदरवाइज अकेले कॉमा कभी भी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन तो गलत है, इसके साथ डी ऑप्शन भी गलत है। और अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? बिकॉज द एग्जाम वाज डिफिकल्ट और मोस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड, इनको सेपरेट किया हुआ है सीमी कोलोन ने। सीमी कोलोन अकेले आ सकता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। MCQ 168, he studied very hard dash he failed the test। तो बच्चे ने बहुत पढ़ा लेकिन फिर भी टेस्ट फेल हो गया। तो अब यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा है, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आया है, दैट इज नेगेटिव। तो जब भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन मिले तो ऐसे जो MCQs होते हैं तो वहाँ पे आपने हाउ एवर यूज करना होगा। तो यहाँ पे आएगा हाउ एवर, यानी उसने बहुत पढ़ा लेकिन फिर भी टेस्ट फेल कर दिया। ठीक है। अब अगर एमसीक्यू इस तरह हो, ही स्टडीड वेरी हार्ड डैश ही टॉप द एंटायर क्लास। तो अब यहाँ पे बच्चे ने पढ़ा पॉजिटिव और उसने क्लास भी टॉप किया, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। तो अब यहाँ पे हम इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ट्रांजिशन डिवाइस यूज करेंगे, तो दैट विल बी देयरफॉर।
यानी बच्चे ने पढ़ा इसलिए तो उसने क्लास टॉप की, ठीक है? तो यहाँ पे फिर हम देयरफॉर यूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज़ पॉज़िटिव कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है? तो पॉज़िटिव कॉम्बिनेशन के लिए हम फिर देयरफॉर यूज़ करेंगे। MCQ 169 We are accustomed to dash until late at night। तो अब जो है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पे टू आया है, तो टू के लिए तो चाहिए कि हम ऑप्शन बी यूज़ करें, यानी टू स्टडी, बट इट इज़ नॉट द केस। एकस्टम टू को आप इस तरह ले लेके यूज टू, तो वी आर यूज टू स्टडिंग, ठीक है? वी आर यूज टू स्टडिंग अंटिल लेट एट नाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। याद रखिए कि accustomed to is actually featuring a prepositional to, it means that used to something, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास स्टडिंग करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगर तो मैं एमसीक्यू इस तरह करूँ, वी यूज टू डैश अंटिल लेट एट नाइट, तो अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी स्टडी एंड नॉट स्टडिंग, ठीक है? याद रखिए, अगर हम यूज टू को देखें ना, तो जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ ना हो, तो इट एक्ट्स एज अ मॉडल वर्ब, मीन दैट ये अब यहाँ पे हमें क्या शो करवा रहा है, एक पास्ट हैबिट यूज करवा रहा है, और पास्ट हैबिट के लिए हम बेस वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? MCQ 170 He was careful enough dash every detail before submitting his work। तो ऑप्शंस में जाने से पहले मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर लिखवा दूं। जब भी हमारे पास एडजेक्टिव आया और उसके बाद आया इनफ, तो इट विल ऑलवेज रिक्वायर एंड इन्फिनेटिव, ठीक है? ये इसको हमेशा जो है तो इन्फिनेटिव ही चाहिए होगा। ही वॉज केयरफुल इनफ, तो जो ऑप्शन है इनमें इन्फिनेटिव इज ऑप्शन बी, तो यहाँ पे आएगा टू चेक, ठीक है? ये आप याद रखिए बस, जब भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो एमसीक्यू में, तो आपने इन्फिनेटिव यूज करना होगा, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए, ही अवॉइडेड एरर्स बाय डैश एवरी डिटेल, तो अब यहाँ पे हमारे पास जीरंड आएगा, चेकिंग। क्यों? जो हमारे पास ये प्रीपोजिशन है बाय, इट ब्लॉक्स द इन्फिनेटिव, ठीक है? ये जो है ना, तो इन्फिनेटिव को यहाँ पे ब्लैंक में घुसने नहीं देता, वो कहता है इन्फिनेटिव को यहाँ पे नहीं आना, एंड डिमांड्स अ जिरंड। तो इसलिए जब भी आपके पास बाय आया, तो फिर इसके बाद इन्फिनेटिव कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने फिर जिरंड यूज करना होगा, सही है? लास्ट एमसीक्यू, चूज द करेक्ट सेंटेंस, एज्यूम द स्पीकर हैज ओनली वन ब्रदर। तो अगर ऑप्शंस को देखा जाए ना, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आता है। क्यों? क्यों? याद रखिए यहाँ पे जो है ना, तो दो इन्फॉर्मेशन है, एक है कि लिव्स इन लाहौर एंड द सेकंड वन इज अ डॉक्टर। तो अगर मैं इस तरह कहूँ कि माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट हो गया। यानी हु लिव्स इन लाहौर को अगर मैं हटा दूं, तब भी सेंटेंस हमें फुल मीनिंग देता है, एम्बिगुअस नहीं बनता। इसका मतलब है कि जो हु लिव्स इन लाहौर है दैट इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और जब भी आप सेंटेंस के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो आपने हमेशा उससे पहले और उसके आखिर में कॉमा डालना होगा, ठीक है? तो फिर जो है तो इट विल मेक सेंस, सही? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये था इंग्लिश पोर्शन ऑफ एनजी कॉन्टेस्ट नंबर 4। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसे लगी, और डू यू वांट मोर वीडियोस इन द फ्यूचर लाइक दैट और नॉट। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।